हाय एवरीबॉडी, कैसे हो आप? आई होप सब कुछ बढ़िया चल रहा होगा। हम आपके लिए लेके आ गए एपिसोड नंबर 80 ऑफ फ्लेम एम्परर। पिछले पार्ट में दूधी रिवर वाला आर्क खत्म हो गया था। इसमें हम ओल्ड बैम्बू के बारे में जानने वाले हैं, जिन्हें ओल्ड जू या फिर जू लाओ भी कहा जाता है। अगर आप चीजों को मिस नहीं करना चाहते, वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक देखना, लेकिन उससे पहले जरा रिकैप हो जाए। ऑफ कोर्स पिछले एपिसोड का। पिछले पार्ट में हमें मालूम पड़ा था यूक्वान के बारे में, जो कि ट्विन गोस्ट एम्बर की सोल को चुरा के भाग गया होता है। अभी वो एक माउंटेन पीक के ऊपर होंगी के साथ एक मिस्टीरियस फॉर्मेशन का इस्तेमाल करके ट्विन गोस्ट एम्बर की सोल को डिवावर करने के बारे में सोच रहा था। कुछ समय के बाद उसके हाथ में प्रकट होता है एक हार्ट। ये ट्विन गोस्ट एम्बर का दिल था और इसे वो यूक्वान निकल जाता है। मोस्ट लाइकली सिग्नल्स थे कि यूक्वान बनने वाला है फ्यूचर का ट्विन गोस्ट एम्पर और समथिंग लाइक दैट। दूसरी तरफ जान के उस गोल्डन इमोर्टल बॉडी को हासिल करने की खबर ज्वालिंग पैलेस पहुंच जाती है। ये खबर सुन के किंग ज्वाल एकदम बौखला गया था। दूधी रिवर में एंटर करने के बाद 10 दिन के अंदर म्यूइंग, म्यूफंग और बाकी के लोग बाहर आ जाते हैं, लेकिन ऐसा जियान के लिए नहीं कहा जा सकता था। उसे असल में बाहर आने में लगता है 1 महीने का समय। दूधी रिवर के अंदर जियान और इमोर्टल एम्पर के बीच में काफी इंपॉर्टेंट बातें हुई थी। सो अगर आप डिटेल्स को मिस नहीं करना चाहते हो, पिछला एपिसोड देख लेना। अब चलो इस एपिसोड में जानते हैं कि आगे क्या होने वाला है। बेसिकली म्यूइंग ने जियान को बता दिया था कि उसे एल्डर जू ढूंढ रहे थे। नाउ लेट्स बिगिन। उस दूधी रिवर हॉल से बाहर आने के बाद जियान, म्यूइंग और बाकी के लोग अपने लिविंग रेजिडेंट में आ गए थे, क्योंकि कुछ समय के बाद जियान, म्यूइंग और म्यूफंग ज्वालिंग फैमिली के इंपीरियल पॉन्ड में डुबकी मारने जाने वाले हैं। जियान थोड़ा सा आराम करके तुरंत ही जूलाओ से मिलने के लिए चला जाता है। दरवाजे के पास उसकी मुलाकात होती है म्यूइंग से। म्यूइंग जियान से कहती है, जियान तुम्हें केयरफुल रहना होगा। मैंने सुना है वो एल्डर जू काफी ज्यादा एसेंट्रिक है। एक्सेंट्रिक बेसिकली अपना अलग कैरेक्टर रखते हैं, जो कुछ लोग होते नहीं अपनी दुनिया में खोए हुए रोज टाइप्स। ये सुन के जब जियान जूलाओ की तरफ जा रहा होता है, उसके दिमाग में एक विचार आता है। वो सोचते हैं आखिर म्यूइंग उसके बारे में इतनी चिंता कब करने लगी। वैसे जिस जगह पे जियान के 5 का ग्रुप रहता था, उसका नाम होता है वुजुजू या 5 बैम्बू रेजिडेंट। सीन जाता है म्यूइंग के पास। अभी उसके फेस पे काफी कॉम्प्लिकेटेड एक्सप्रेशन होता है। वो कहती है न जाने क्यों, लेकिन जब भी मैं जियान के पास जाती हूँ मुझे काफी कामनेस महसूस होती है, मतलब शांति का अनुभव होता है। वो आसमान की तरफ देख के बोलती है, ब्रदर क्या तुम्हें पता है ऐसा क्यों हो रहा है? हमें मिले हुए कितने साल हो चुके हैं, तुम अभी तक वापस क्यों नहीं लौटे? इस मोमेंट में कोई ये नोटिस नहीं कर पाता कि जब म्यूइंग आसमान की तरफ इस तरीके से देख रही थी, उसकी आंखें एकदम क्लियर हो जाती हैं और उनमें एक अज़ूर फ्लेम फ्लिकर हो रही थी। इस अज़ूर फ्लेम के अंदर एक अजीब सी इंटेंसिटी होती है। ऐसा लगता है किसी भी चीज को कंज्यूम कर सकती है। दूसरी तरफ जियान जूलाओ के पास जा रहा था। अभी उसके दिमाग में बहुत सारे विचार आ रहे थे। वो कहता है क्योंकि जूलाओ ह्यूमन पैलेस के एक एल्डर है, तो उनकी स्ट्रेंथ टेरिफाइंग होगी। और जिस तरीके से म्यूजुजी और म्यूइंग उनके रिस्पेक्ट और डर दिखा रहे हैं, साफ तौर पे जूलाओ की पोजीशन काफी सिग्निफिकेंट है, मतलब वजनदार है। जूलाओ का जो रास्ता म्यूइंग ने जियान को बताया था, जियान की क्यूरियोसिटी का सबसे बड़ा वो कारण था। जियान कहता है जूलाओ सच में काफी अजीब है। ये है एक ह्यूमन पैलेस के एल्डर और रहते हैं हेवली पैलेस में। चलते चलते जियान को कई हेवली पैलेस के डिसाइपल्स मिलते हैं। इन सभी की कल्टीवेशन काफी अच्छी होती है, लेकिन जियान का इस पे फोकस नहीं होता। जियान को ये मालूम पड़ा था कि जूलाओ ही वो एल्डर है जो कि जियान की टोली को लेकर इंपीरियल पॉन्ड जाने वाले हैं। इस वजह से उनका जियान को बुलाना इसमें जरूर कोई जरूरी कारण होगा। हाउएवर जब जियान हेवली पैलेस की बाउंड्री तक पहुंचता है, वो अपने आप को खोया हुआ पाता है और वह ऐसा होना नॉर्मल भी था। आगे का जियान हेवली पैलेस पहली बार आ रहा था। भले ही म्यूग ने रास्ता काफी डिटेल में बताया था, तभी जियान को चीजें कंफ्यूजिंग लगती हैं। इतनी सारी मोड़ों को देख के एक बार के लिए जियान भी परेशान हो जाता है। अच्छी बात है कि डिसाइपल्स हर जगह मौजूद होते हैं, इस वजह से जियान रास्ता पूछ पूछ के आगे बढ़ता रहता है। अजीब बात यह थी कि जब भी वो जूलाओ के नाम को पूछता था, हेवली पैलेस के डिसाइपल्स के चेहरों पे ऑकवर्ड एक्सप्रेशंस दिखाई देते हैं। ऐसा लगता है इन सभी के ऊपर भी जूलाओ का नाम काफी बाहर डाल रहा है। अपने आप को फिर से एक चौराहे पे पाके जियान फिर से एक पास में खड़े फिगर से बोलता है, सीनियर ब्रदर क्या मैं जान सकता हूँ कि एल्डर जूलाओ कहाँ पे रहते हैं? जियान जिस बंदे से पूछा था उसने सायन रोब्स पहन के रखी होती है, मतलब नीले से कपड़े थे बेसिकली, और उसने अपने बालों को गोल गोल करके उसमें एक हेयर पिन लगा रखी होती है। ये उसे एक रिफाइंड अपीयरेंस दे रही थी। भले इसने आदमी के कपड़े पहन रखे हो, लेकिन जियान को उसके बारे में काफी अजीब सा महसूस होता है, खासकर जब उसकी त्वचा को देखता है। वो पता है कि त्वचा इतनी ज्यादा सफेद है कि ऐसी सफेद त्वचा तो लड़कियों की भी नहीं होती। वो लड़का 2-3 बार खांसते हुए बोलता है, अगर तुम एल्डर जू को क्यों ढूंढ रहे हो? जियान का स्पेशल परसेप्शन इस बंदे के बारे में तुरंत ही कुछ अजीब डिटेक्ट करता है। ये कोई ऑर्डिनरी इंसान नहीं है। क्या इसकी डिटेल्स को इग्नोर करके जियान कहता है, एल्डर जू ने मुझे बुलाया है। वो जानता था कि फंक्शन पवेलियन में अलग अलग जगहों पे जाने के लिए
लिए उसे सही तरीकों का इस्तेमाल करना होगा। वो ऐसा ही कहीं पे भी नहीं आ सकता है। लेकिन लगता है जियान के शब्दों को सुन के वो सामने खड़ा बंदा काफी सस्पिशियस हो गया था। वो जियान से कहता है तुम्हारी उम्र को देखते हुए लगता है तुमने झूठ बोलना काफी अच्छे से सीख लिया है। जुलाओ की आइडेंटिटी के बारे में ह्यूमन अर्थ और हेवन हॉल में डंका बजता था। सभी को पता होता है कि जुलाओ ने काफी लंबे समय से किसी को भी डिसाइपल के रूप में नहीं लिया है, तो फिर आखिर वो जियान जैसे न्यू कमर को क्यों बुलाएंगे। अभी जियान के चेहरे पे भी फ्रस्ट्रेशन दिखाई देने लगी होती है। वो कहते हैं सीनियर ब्रदर मैं आपसे झूठ क्यों बोलूंगा। सामने खड़े बंदे के हल्के से और को सेंस करके जियान को मालूम पड़ चुका था कि वो एक 5 स्टार दूधी एक्सपर्ट है। इस वजह से वो अपने आप को नियंत्रण में रखता है। लगता है उस बंदे को भी काफी जल्दबाजी थी। वो कहते हैं मेरा समय बर्बाद मत करो, ठीक है, अगर तुम जुलाओ से मिलना चाहते हो तो यहाँ से लेफ्ट लेके सीधे चले जाना। जब जियान लेफ्ट में मुड़ा था उसके कानों में कुछ आवाजें जाती हैं। ये उसकी दिशा में आगे बढ़ रहे डिसाइपल्स होते हैं। एक बंदा बोलते हैं हम भले ही लोग इसे छिपाने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन मुझे इस मामले के बारे में मालूम पड़ गया है। सुना एक डिसाइपल ने दूधी रिवर के अंदर उस इमोर्टल गोल्डन बॉडी को हासिल कर लिया है। मैं भी देखना चाहता हूँ कि उसके बारे में क्या खास है। इस फिगर को जाते हुए देख जियान अपने सिर को हिलाता है। उसे याद आता है पुराना वाला फिगर, जिस तरीके से उसकी चाल डालती जियान को ऐसा लगता था कि वो एक वुमन है, लेकिन न जाने क्यों उसने आदमी के कपड़े पहन रखे हैं। और जिस तरीके से फैशन पवेलियन के अंदर एकदम फ्रीली चल सकती है, क्लियरली उसका स्टेटस लो नहीं होने वाला। उस लड़का अपनी लड़की की बताई हुई डायरेक्शन में चलते हुए जियान नोटिस करता है कि उसके चारों तरफ की जो इमारतें थी वो एक दूसरे से कनेक्टेड होती हैं। ये नजारा सच में बहुत ही स्पेक्टेकुलर था। कुछ समय के बाद उसके सामने आता है एक वुडन हाउस। वो कहते हैं मैं फाइनली पहुंच गया। जब वो उस लकड़ी से बने घर के 10 मीटर दूरी पहुंचा था, जियान कहता है इस वुडन हाउस में से मुझे एक अजीब सी मिस्टीरियस एनर्जी महसूस हो रही है। अपनी क्यूरियोसिटी को कंट्रोल न कर पाने की वजह से वो अपनी स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ का इस्तेमाल करता है। नेक्स्ट ही मोमेंट में जियान के चेहरे पे एक स्टन्ड एक्सप्रेशन अपीयर हुआ था। वो कहता है ये कैसे हुआ, ये तो मेंटल पावर है। इन मेंटल फ्लक्चुएशन की पावर को पहचानने में जियान बिल्कुल गलती नहीं कर सकता है। इसी मोमेंट में उस वुडन हाउस के अंदर से एक आलस से भरी आवाज बाहर आती है। वो आवाज कहती है हाँ लिटिल वन, तो तुम यहाँ पे पहुंच गए हो। जिस मोमेंट में हल्की सी आवाज उसके ऊपर से गुजरी थी उसके शरीर की दुखी जम गई होती है। वो कहता है क्या टेरिफाइंग पावर है। बट जियान के लिए सबसे ज्यादा नोटिस करने वाली चीज होती है उसकी डिवाइन मूवमेंट इंस्क्रिप्शन, जो कि उसके सी ऑफ कॉन्शियसनेस यानी कि नेवांग पैलेस के अंदर है। उस आवाज के कांटेक्ट में आते ही वो डिवाइन इंस्क्रिप्शन हल्की सी ट्रेम्बल हुई थी। हालांकि जियान को मालूम नहीं होता कि उसकी डिवाइन मूवमेंट इंस्क्रिप्शन की असली कीमत क्या है, लेकिन जुलाओ की आवाज से उसका रिएक्ट करना ये बता रहा है कि जुलाओ की बैटल फॉर्मेशन की अंडरस्टैंडिंग उसकी कम्प्लीटली बियॉन्ड है। फिर क्रिक की आवाज के साथ वो वुडन हाउस का दरवाजा खुल जाता है। जुलाओ की आवाज फिर से आती है। वो कहते हैं लिटिल वन, मैं तुम्हारा काफी समय से इंतजार कर रहा था, आओ अंदर आ जाओ। जियान बैम्बू हाउस की तरफ हाथ कब करके बोलता है मैं जूनियर जियान आपको ग्रीट करता हूँ। ये कह के वो उस दरवाजे की तरफ आगे बढ़ गया था, लेकिन इसी मोमेंट में एक टेरिफाइंग ऑरा जियान को पीछे ढकेलने की कोशिश करता है। अपने आप ही जियान की दुखी भी एक्टिवेट हो गई थी। वो समझ जाता है कि एक टेस्ट है। एक कोल्ड स्नॉट के साथ बूम के साउंड के साथ उसकी मिल्की वाइट फ्लेम उसके शरीर से चारों तरफ फैलने लगती है। फाइनली जियान की फ्लेम और उस फोर्स के बीच में कांटेक्ट होता है। इस पर जियान रियलाइज करता है कि वो फोर्स उसकी फ्लेम को भी पीछे ढकेल रही है। ये फोर्स उसके एक्सपेक्टेशन से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग थी। अंदर से फिर से एक आवाज आती है तुम्हारे पास एक्स्ट्राऑर्डिनरी फ्लेम्स हैं। जब जियान इस आवाज की ओर फोकस करता है उसे दिखाई दिया था एक पतला सा फिगर। उसकी इंट्यूशन तुरंत ही उसे बता देती है कि यही वो लेजेंडरी ओल्ड बैम्बू है जिन्हें जुलाओ के नाम से भी जाना जाता है। उनका फिगर तो जियान को दिखाई दे गया था, लेकिन वो फोर्स अभी जियान की नजरों को रोक रही होती है। वो इस फोर्स के अगेंस्ट जाके जैसे तैसे करके एक कदम आगे बढ़ाता है, तभी उसके एक्सप्रेशन फिर से चेंज हो जाते हैं, क्योंकि शाबू शाबू की आवाज के साथ उस फोर्स की इंटेंसिटी बढ़ गई होती है। जियान बिना हेजिटेशन के अपनी इमोर्टल गोल्डन बॉडी को तुरंत ही एक्टिवेट कर देता है। जिस पर इमोर्टल बॉडी अपीयर हुई थी ऐसा लगता है आखिरकार हवाओं के सामने वो भारी सा पत्थर आ गया है। वो हवा उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाती। वो एल्डजू जो कि जियान को अभी तक स्माइल के साथ देख रहे होते हैं, उनकी आंखों में गैलेक्सी लाइट फ्लिकर होती है। वो कहते हैं तो ये है इमोर्टल बॉडी। हाँ, ओल्ड बैम्बू कहते हैं ये तुम्हारी गोल्डन इमोर्टल बॉडी को बाहर निकालने की छोटी सी ट्रिक थी। अगर तुम इस फोर्स का सामना भी नहीं कर पाते तो फिर तुम्हारा यहाँ पे आना बिल्कुल व्यर्थ होता। ये सुन के जियान और भी फ्रस्ट्रेट फील करता है। अब उसे समझ में आता है कि म्यूइंग ने उसे जुलाओ को लेकर चेतावनी क्यों दी थी। ये बुड्ढा साफ तौर पे जियान के साथ खेल रहा है। जुलाओ कहते हैं ये काफी सरप्राइजिंग है। एक समय पे एक बार मैं भी जिसमें से इस गोल्डन बॉडी को देख पाया था, लेकिन तब वो सीनियर ने मुझे इस गोल्डन इमोर्टल बॉडी को पोजेस करने की इजाजत नहीं दी। तुम्हारा उनके द्वारा चुने जाना इसका मतलब ये है कि तुम्हारे पास सच में एक डेस्टिनी है। जियान हाथ कब करके बोलते हैं सीनियर आप कैसी बात कर रहे हो, मैं तो बस लकी रहा हूँ। दोनों के बीच में छोटी सी इंटरेक्शन से ही जियान ओल्ड बैम्बू की खतरनाक स्ट्रेंथ को सेंस कर पा रहा
था, लेकिन जियान के लिए उसे भी आकर्षक चीज होती है उनका ऑरा। इस ऑरे में मेंटल स्ट्रेंथ भी छिपी हुई थी। जियान तुरंत ही पता लगा लेता है कि ओल्ड बैम्बू एक पावरफुल 2 फॉर्मेशन मास्टर होंगे। आफ्टर ऑल उनकी आवाज से ही जियान की मेंटल स्ट्रेंथ फ्रीज हो गई होती है। अपनी मेंटल पावर को किस तरीके से बढ़ाया जाए ये उसके लिए हमेशा से बड़ी परेशानी रही है। उसके मास्टर गोल्डन ट्रैकिंग भी उसके बारे में उसे कुछ बता नहीं पाते, लेकिन अब क्योंकि उसका सामना एक ऐसे बैटल फॉर्मेशन मास्टर से हो गया है तो उसके दिमाग में कुछ नए विचार आने लगते हैं। जुलाओ एके ओल्ड बैम्बू एक स्माइल के साथ पूछते हैं, क्या तुम जानते हो कि मैंने तुम्हें यहाँ पे क्यों बुलाया है? कुछ सोचने के बाद जियान बोलता है, ये उस ज्वालिंग इंपीरियल पॉइंट के बारे में होगा। जियान के चारों तरफ चक्कर काटते हुए एल्डर जू कहते हैं, वो तो बस एक हिस्सा है, लेकिन वो सबसे महत्वपूर्ण कार्ड नहीं है। उनकी आंखें जियान को केयरफुली ऑब्जर्व कर रही होती है। जियान जिसके माथे पसीना आने लगा था वो पूछता है, तो क्या चीज है वो? एल्डर बैम्बू अपने हाथ को घुमाते हुए बोलते हैं, एक बार मेरे घर को देखो। अभी तक जियान इसलिए भी क्यूरियस था कि आखिर वो इस घर के अंदर अंधेरे के अलावा और कुछ सेंस क्यों नहीं कर पा रहा। अब उसे समझ में आता है कि एक अरे की वजह से है। जब फॉर्मेशन चमकती है तो जियान की आंखें भी चमकने लगती है। वेल जियान की आंखों की चमक इस घर की चमक की वजह से नहीं थी, उसकी आंखें ब्राइट इसलिए हो गई होती है क्योंकि घर बहुत सारे स्क्रोल से भरा हुआ होता है, और ये कोई ऑर्डिनरी स्क्रोल्स नहीं बल्कि बैटल फॉर्मेशन के स्क्रोल्स होते हैं। वो इन सभी स्क्रोल्स में से उन फैमिली फ्लक्चुएशंस को महसूस कर पाता है, खासकर जो उसकी निवान पैलेस का डिवाइन मूवमेंट इंस्क्रिप्शन है वो भी वाइब्रेट हो रहा होता है। जियान अपना खुले डब्बे जैसा मुंह लेके ओल्ड बैम्बू से पूछता है, सीनियर ये क्या चीज है? जूला एक मिस्टीरियस स्माइल के साथ बोलते हैं, तुम इनके बारे में पहले ही जानते होगे। इस बुड्ढे को इस तरीके से बात करते हुए देख जियान के दिल की धड़कनें और बढ़ जाती हैं। अचानक से जुलाओ कहते हैं, तुम मुझे अपना मास्टर बनाओ। जियान ने फैंक्शन पवेलियन को ज्वाइन कर लिया था, इस वजह से इस सेक्ट के सारे एल्डर्स उसके टीचर्स कहे जा सकते हैं, लेकिन एक ट्रू गुरु चेले का रिश्ता इसमें और उसमें अंतर होता है। समझ रहे हो ना मैं किसकी बात कर रहा हूँ? फैंक्शन पवेलियन में जियान अब तक चीजों को खुद ढूंढ रहा था। एल्डर्स तभी बीच में आएंगे जब वो किसी परेशानी में फंस जाएगा, लेकिन किसी का पर्सनल डिसाइपल बन जाना ये अलग चीज होती है। आखिरकार ये रिश्ता जिंदगी से मौत तक चलता है। फिर चाहे कुछ भी हो, मास्टर अपने डिसाइपल को हमेशा प्रोटेक्ट करेगा। वो अपनी जिंदगी की सीखी हुई सारी स्किल्स को अपने डिसाइपल्स को देगा। कल्टीवेशन दुनिया की यही रीत चली आई है। जियान एक गहरी सांस लेने के बाद बोलते, सीनियर शायद आपको पता नहीं है, लेकिन मेरे पास पहले से एक मास्टर है। भले इन सभी फॉर्मेशन स्क्रोल्स की वजह से जियान की लार टपक रही हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो अपने मास्टर को धोखा दे देगा। चाहे कोई कितना भी स्ट्रॉन्ग हो जाए, उसका अपने प्रिंसिपल्स को फॉलो करना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि बिना जिंदगी में नियमों के अलावा इंसान और जानवर में कोई फर्क नहीं रह जाता। जियान को देख के ओल्ड बैम्बू बोलते हैं, हे क्या तुम ऐसा लग रहा है कि मैं जोक कर रहा हूँ? इस फैंक्शन पवेलियन में न जाने कितने लोग मेरे डिसाइपल बनने के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाएंगे, और तुम हो। इससे पहले वो फिनिश कर पाती, जियान कहता है, सीनियर मैं समझ गया, आपकी स्ट्रेंथ और आपका स्टेटस इम्प्रेसिव है, लेकिन मैं पहले से एक मास्टर बना चुका हूँ, और जैसा की कहावत है कि एक बार किसी को टीचर बना लिया तो उसकी पोजीशन फादर के बराबर हो जाती है। मैं अपने मास्टर को धोखा नहीं दे सकता हूँ। इस मोमेंट में जियान अचानक से सेंस करता है कि इस घर का वातावरण बदलने लगा है। एक डार्क ऑमिनस ऑरा जागता है, और ये फीलिंग ओल्ड बैम्बू के अंदर से आ रही थी। जियान जुलाओ की तरफ बाव करके बोलता है, अब जूनियर यहाँ से जाना चाहेगा। ये कह के वो दरवाजे की तरफ मुड़ गया था। 1 कदम 2 कदम 3 कदम। जब जन घर के दरवाजे की तरफ जा रहा होता है, उसकी पीठ पसीने से भीग चुकी थी। वो मनी मन में कहता है, डैम ये बुड्ढा कहीं ज्यादा जिद्दी न निकले। उसका जुलाओ को स्ट्रेट फॉरवर्डली रिजेक्ट करना ये डिसीजन बहुत ही डेंजरस था। जिस तरीके से वुडन हाउस में फॉर्मेशन सेट करी गई है, ओल्ड जू एक पावरफुल 2 फॉर्मेशन मास्टर है। ऐसे इमेंस मेंटल स्ट्रेंथ वाला इंसान कहीं भी टेरिफाइंग फिगर बोला जाएगा। ये बात सच थी कि जियान को बैटल फॉर्मेशन और मेंटल स्ट्रेंथ के बारे में जानने की काफी उत्सुकता होती है, और ऐसी अपॉर्चुनिटीज भी रोज रोज नहीं आती। लेकिन इतनी आसानी से जियान किसी को भी मास्टर कैसे बना सकता था? अगर जुलाओ की कंडीशन और कोई होती तो शायद जियान अब तक उससे एग्री कर चुका होता, लेकिन इस तरीके की मास्टर डिसाइपल रिलेशनशिप ये मैटर काफी ज्यादा सीरियस है। जैसे जियान सामने के दरवाजे से बाहर जाने वाला था, तभी पीछे से जुलाओ की साई करने की आवाज आती है। वो कहते हैं, लड़के तू बहुत जिद्दी है। जुलाओ कहते हैं, वापस आ जाओ, मैं तुम्हें मेरे डिसाइपल बनने के लिए फोर्स नहीं करूंगा। अगर तुम मुझे ज्वाइन करते हो तो तुम फ्री होगे, तुम्हारे ऊपर कोई पाबंदी नहीं लगाई जाएगी, और तुम अपने मन से स्टडी भी कर सकते हो, लेकिन उससे पहले तुम्हें एक कंडीशन पे एग्री करना होगा। ये सुन के जियान भी रिलीफ महसूस करता है। वो कहता है, क्या कंडीशन? अब तक जो घर के अंदर टेंशन बिल्ड हुई थी वो भी कम होने लगती है। वो दरवाजे को बंद करके फिर से जुलाओ की तरफ मुड़ता है। जुलाओ कहते हैं, मेरे जुजिन का आज तक कोई डिसाइपल नहीं है, लेकिन मैं तुम्हें पहला डिसाइपल बना रहा हूँ। कंडीशन ये है कि अगर तुम 20 साल के अंदर दूसरे लेवल तक नहीं पहुँच पाते तो तुम्हें लगातार मुझे मास्टर बोलना पड़ेगा। वहीं पे अगर तुम
तुम सक्सेसफुल हो जाते हो तो तुम उसे मास्टर कहना अवॉइड कर सकते हो। जियान कहता है 20 साल में 2 शियान पहुंचना। फिर उसका ध्यान जाता है उन सभी स्क्रोल्स के ऊपर जिनमें अलग अलग बैटल फॉर्मेशंस इंस्क्राइब होती हैं। फाइनली वो एक डिटर्मिनेशन से भरी आवाज में कहता है ठीक है मास्टर, समझ गया। इसी मोमेंट पे जियान के अंदर से गोल्डन डैकिंग की आवाज आती है। वो जियान से मेंटल ट्रांसमिशन के थ्रू बोलते हैं बेम्बू एम्बर। लगता है तोशे ने इसी के बारे में बात कर रही थी। ज़ूलाओ कहते हैं भले तुम मेरे डिसाइपल बन गए हो लेकिन मैं तुम्हारी बाकी की चीजों में रोक टोक नहीं करूंगा, लेकिन तुम्हारे लिए म्यूजिजी और फंक्शन पवेलियन के बाकी के लोगों से सीखने से अच्छा होगा कि तुम अपना समय यहाँ पे आके व्यतीत करो, क्योंकि तुम एक एल्केमिस्ट हो तो तुम उस स्किल पे भी फोकस कर सकते हो। बस याद रखना कि अगर फ्यूचर में ये फंक्शन पवेलियन खतरे में पड़ता है या फंक्शन पवेलियन को तुम्हारी मदद चाहिए हो तो तुम्हें हेल्प करने जरूर आना होगा। जियान कॉन्फिडेंट तरीके से अपनी छाती ठोकते हुए बोलता है इसमें कोई परेशानी की बात नहीं है। आखिरकार हाल फिलहाल फंक्शन पवेलियन जियान के लिए अपना नया घर होता है और अगर इसके ऊपर कोई भी आंच आती है तो आखिर जियान हाथ पे हाथ रखे कैसा बैठे रहेगा। एल्डर्स हंस के बोलते हैं इतनी जल्दी एग्री मत करो, पहले तुम्हें चीजों को समझना चाहिए। मैंने तुम्हें जो बताया है वो तो बस एक इंट्रोडक्शन है। अगर तुम चाहते हो कि फॉर्मेशन अच्छे से तुम्हें सिखाऊं तो तुम्हें मेरी 3 कंडीशन से एग्री करना होगा। अब तक जियान की आंखों में जो एक्साइटमेंट थी वो धीरे धीरे फेड होने लगती है। वो कहता 3 ओल्ड मैन तुम पुश कर रहे हो। भले ही पूरी सिचुएशन को देख के ऐसा लग रहा हो कि यहाँ पे जियान को फायदा हो रहा है, लेकिन असल में बात उल्टी होती है। जियान पहले से एक एम्पर रियल्म का टॉप टियर एल्केमिस्ट है और उसका फ्यूचर पोटेंशियल लिमिटलेस है। जियान को तुरंत ही कैजुअल वेव करते हुए देख ज़ूलाओ का गुस्सा जग जाता है। वो तुरंत ही अपना हाथ उठा के बोलते लड़के, लेकिन फिर क्योंकि जियान उनका नया नया चेला बना था वो सोचते हैं खुद को कंट्रोल करना पड़ेगा। फंक्शन पवेलियन में बस ऐसे 2-3 लोग होते हैं जो कि एल्डर ज़ू को इस तरीके से पुश कर सकते हैं, लेकिन आज जियान जैसे नौजवान ने ज़ूलाओ की खोपड़ी गर्म कर दी है। जब जियान हेयर कर रहा होता है तभी गोल्डन डैकिंग की आवाज फिर से उसके दिमाग में पहुंचती है। वो कहते हैं जस्ट एग्री कर लो, तुम्हें बाद में फायदा ही होने वाला है। जियान मन ही मन में पूछता है मास्टर आप ऐसा क्यों बोल रहे हो। गोल्डन डैकिंग कहते हैं जहाँ तक मुझे याद है कि जब यंची के साथ एक्सीडेंट हुआ था तभी इंसान वहाँ पे प्रेजेंट था। जियान फाइनली एक ड्रामेटिक आवाज में कहता है ठीक है मैं एग्री करता हूँ। उसके चेहरे पे दुख दर्द पीड़ा दिखाई दे रही थी। उसे देख के एल्डर ज़ू एकदम खुश हो जाते हैं, लेकिन आखिर उन्हें कहाँ पता था कि जियान पहले ही उनके खिलाफ स्कीम कर रहा है। ज़ूलाओ जियान के कंधे को थपथपाते हुए बोलते हैं अब ये हुई ना बात। जियान भी एक चीज़ से स्माइल लेके ज़ूलाओ से बोलता है मास्टर। ये सुन के एल्डर ज़ू के चेहरे की ऐसी तुरंत ही टाइट हो जाती है। वो समझ जाते हैं कि इस चेले को चेला बना के रखना ये कोई आसान काम नहीं होने वाला। वो कहते हैं अब तुम्हें क्या चाहिए, लेकिन जियान की आंखों की लाइट ने वो आंसर दे दिया था। वो कहते हैं ठीक है लड़के तो कुछ ज्यादा ही लालची हो रहा है। वो कहते हैं लेकिन तुम्हारा रिवॉर्ड तुम्हें ज़्वालिंग इंपीरियल पॉइंट से आने के बाद मिलेगा। अब फाइनली जियान से अपनी क्यूरियोसिटी कंट्रोल नहीं होती। वो कहता है बाय द वे मास्टर ज़ू, क्या आप सच में एक बैटल फॉर्मेशन मास्टर हो। ये सुन के ज़ूलाओ एकदम सीना फुला के बोलते हाँ बिल्कुल तुमने सही पहचाना। मैं इस पूरे ज़्वान सेंटिन का अकेला बैटल फॉर्मेशन मास्टर हूँ और मुझे एक और टाइटल से जाना जाता है। वो कहते हैं अनडिफीटेड गॉड ऑफ वॉर एशेज। तुरंत इस हॉल में एक ओवरवेलमिंग ऑरा भर गया था। जियान कहते हैं अनडिफीटेड गॉड ऑफ वॉर एशेज। ज़ूलाओ की बॉडी से बाहर आ रही उस मेंटल स्ट्रेंथ को सेंस करके अब अपने इस नए मास्टर के लिए जियान की आंखों में रिस्पेक्ट और बढ़ जाती है। ज़ूलाओ अपनी पास्ट ग्लोरी में इतने खोए हुए थे कि वो अपनी ओवरवेलमिंग प्रेशर को कंट्रोल नहीं कर पाते। दूसरी तरफ इस प्रेशर की वजह से जियान की हड्डियों में से क्रिकिंग साउंड्स बाहर आ रहे होते हैं। एल्डर ज़ू की पावर की शेयर इंटेंसिटी को जियान को संभालने में परेशानी होती है। उसने सोचा नहीं था कि ज़ूलाओ के ऑरे का प्रेशर ऑलमोस्ट किंग ज़्वालिंग जितना पावरफुल होगा। ज़ूलाओ फाइनली जियान को देख के बोलते हैं हाथ लड़के बताओ क्या अब मैं तुम्हारा मास्टर कहलाने के लायक हूँ। जियान जो के अंदर से काफी डिस्कम्फर्ट फील कर रहा था वो जैसे से अपने चेहरे पे स्माइल मैनेज कर पाता है। वो कहते हैं ऑनेस्टली आपको टीचर बोलना ये मुझे काफी अजीब लगता है, इस वजह से मैं आपको एल्डर ज़ू बोलना चाहूंगा ऑफकोर्स अगर आप राजी हो। अपनी ऑरे को काम करते हुए एल्डर ज़ू बोलते हैं जैसे तुम्हारी मर्जी। आखिरकार ये बस एक टाइटल है। जियान बड़बड़ाते बोलते हैं एल्डर ज़ू अनडिफीटेड गॉड ऑफ वॉर। उसे अपने इस नए मास्टर के बारे में काफी ज्यादा क्यूरियोसिटी फील होती है। जियान के शब्दों को सुनकर एल्डर ज़ू का इंटरेस्ट फिर से जाग जाता है। वो कहते हैं तो तुम अब क्यूरियस हो। एक बार जियान को नीचे से ऊपर तक देखने के बाद वो कहते हैं लेकिन क्योंकि तुम मेरे डिसाइपल बन ही चुके हो तो तुम्हारे पास थोड़ी इतिहास की जानकारी होनी चाहिए। जियान नोट करके बोलते हैं हाँ मैंने पास्ट के बारे में कई रूमर सुने हैं, लेकिन हर जगह स्टोरी कहीं न कहीं बदली हुई है, इस वजह से मैं आपसे सुनना चाहूंगा। फाइनली ज़ूलाओ का एक्सप्रेशन भी सीरियस हो जाता है। वो कहते हैं बच्चे जो मैं तुम्हें बताने वाला हूँ वो किसी आउटसाइडर के पास नहीं पहुँचना चाहिए, इस बात को तुम याद रखना। जियान भी सोलम आवाज में बोलता है एल्डर ज़ू मैं समझ गया, मैं इन बातों को किसी के साथ शेयर नहीं करूंगा। ज़ूलाओ गहरी सांस लेते हुए इस वुडन हाउस के फॉर्मेशन
प्रोटेक्शन स्क्रोल्स को देखते हैं। ऐसा लगता है वो इन स्क्रोल से स्ट्रेंथ को हासिल कर रहे हो। जूला बताते हैं कि हमारी बर्निंग इंसेंस पवेलियन की हिस्ट्री हजारों साल पुरानी है। हमारा सैक तब भी मौजूद था जब एलियन एविल रेस और सातों रियल्म्स के बीच में ब्रूटल कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था। वो कहते हैं एलियन एविल रेस के इन्वेजन से पहले सातों रियल्म्स एक दूसरे से वॉर छेड़ देते हैं। ये अपनी टेरिटरीज को लोअर प्लेन्स तक फैलाना चाहते थे, लेकिन उन एक्सपेंशंस के दौरान हमारा सामना एक टेरिफाइंग पावरफुल रेस से हुआ और लगता है हमने उन्हें अंडर एस्टिमेट कर दिया था, जिसकी हमें भारी कीमत चुकानी पड़ी। जूला बताते हैं कि भले हम युद्ध जीत गए हो, लेकिन युद्ध के घाव की वजह से सातों रियल्म्स की स्ट्रेंथ काफी घट जाती है। यही वो समय था जब हमारी पवेलियन के फाउंडर ने इज़वान सेंटिन को ढूंढा। तब इस जगह पे एलियन एविल रेस राज कर रही थी। उन्हें इस जगह से खदेड़ने के बाद यहाँ पे बर्निंग इंसेंस पवेलियन को स्थापित किया गया। यहाँ तक बोलने के बाद एल्डर जू की आंखों में एक हल्की सी किलिंग इंटेंट की लाइट फ्लैश होती है। वो कहते हैं लेकिन ज्वालिंग रॉयल फैमिली ने इस जगह पे पहले से अपनी निगाहें गड़ाई हुई थी और इसी वजह से हमारे फाउंडर और उनके बीच में कई सालों तक कॉन्फ्लिक्ट चलता रहा। अल्टीमेटली हमारे फाउंडर जीत जाते हैं, जिसकी वजह से ज्वालिंग रॉयल फैमिली को इस एरिया से खदेड़ दिया जाता है। बात बस ऐसी थी कि इतने लंबे समय तक लड़ने की वजह से दोनों के बीच में गहरी दुश्मनी हो चुकी होती है। एल्डर जू के हर एक शब्द के साथ जियान के दिमाग में चीजें और भी क्लियर होती जाती हैं। हालांकि उसे पता था कि बर्निंग इंसेंस पवेलियन और ज्वालिंग रॉयल फैमिली के बीच में बिल्कुल नहीं बनती, लेकिन चीजों की शुरुआत कैसे हुई थी उसके बारे में वो अब जान रहा है। जूला बताते हैं जहाँ तक बात करी मेरे टाइटल की, तो इसे मैंने बर्निंग इंसेंस पवेलियन के डिसाइपल बनने के बाद हासिल किया। ये टाइटल मुझे मेरी बैटल फॉर्मेशन की मास्टरी ने दिलाया है। अब तक जूला की आंखें एकदम पैनी हो चुकी होती है। वो कहते हैं कई सालों पहले ज्वालिंग रॉयल फैमिली ने मेड्यूसा क्लैन को हड़पने की कोशिश करी। मेड्यूसा क्लैन को हराने के लिए ज्वालिंग रॉयल फैमिली ने 2 हाई लेवल के 2 एम्परर्स और एक 2 चैन लेवल का पावर हाउस भेजा था। लेकिन हमारे पवेलियन के मास्टर इस चीज को कैसे बर्दाश्त कर सकते थे, क्योंकि अगर ज्वालिंग रॉयल फैमिली को इस तरीके से फैलने दिया गया तो वो जल्दी और सेक्स के ऊपर भी अपनी नजरें गड़ा लेंगे। इस वजह से रिस्पॉन्स के तौर पे उन्होंने मेड्यूसा क्लैन मुझे भेजा। जूला थोड़ा आगे झुक के इंटेंसिटी के साथ बोलते हैं उस समय मैं बस एक 8 स्टार 2 एम्परर था, लेकिन मेरी बैटल फॉर्मेशन की मास्टरी के साथ मैं ज्वालिंग रॉयल फैमिली की फोर्सेस को तब तक रोक के रख पाया जब तक मेड्यूसा क्लैन को स्ट्राइक बैक करने का मौका नहीं मिल गया। हमने साथ में मिलकर ज्वालिंग रॉयल फैमिली के ऊपर डेवास्टेटिंग अटैक्स करने शुरू कर दिए। अपने सारे प्लान्स को बिगड़ते हुए देख ज्वालिंग रॉयल फैमिली के पास अपने कदम पीछे लेने के अलावा और कोई विकल्प नहीं रह गया था। यहाँ तक बोलते बोलते जूलाओ मेडिसिन टी के कप में से एक सिप लेते हैं। वहीं पे जियानिस पूरी इन्फॉर्मेशन को अच्छे से अब्सॉर्ब कर रहा था। उसे अब समझ में आता है कि टाइटल अनडिफीटेड गॉड ऑफ वॉर ये सिर्फ एक टाइटल नहीं है, ये जूलाओ के द्वारा लड़े हुए युद्धों का एक प्रमाण है। अभी उसके दिमाग में एक डाउट आता है। वो पूछता है ओल्ड जू, आपने अपने 8 स्टार 2 एम्पर की कल्टीवेशन बेस और 2 फॉर्मेशन की हेल्प से क्या सच में ज्वालिंग रॉयल फैमिली की पूरी स्ट्रेंथ को रोका था? ओल्ड जू के कहे हुए शब्दों के हिसाब से ज्वालिंग रॉयल फैमिली ने एक 2 शियन 2 पीक 2 एम्परर्स और कई और पावरफुल एक्सपर्ट्स भेजे थे, और तब भी एल्डर जू अपनी 8 स्टार 2 डी के स्ट्रेंथ के साथ इस ओवरवेलिंग फोर्स को अकेले रोक पाए। ये एक 8 स्टार 2 डी पावर हाउस के लिए इम्पॉसिबल चीज लगती है। अभी जियान की भौहें सिकुड़ गई होती है, क्योंकि अगर जूलाओ सच में सच बोल रहे हैं तो ये चीज कुछ ज्यादा ही टेरिफाइंग होगी। जियान को रियलाइज होता है कि प्रोफेशन जिसे 2D कॉन्टिनेंट में सबसे यूनिक कहा जाता है वो आखिर कैसे वेट को रखता है। एल्डर जू बताते हैं कि उस फाइट में मेरा काम अपनी बैटल फॉर्मेशन का इस्तेमाल करके उन फोर्सेस को रोकने का था। अटैक मेड्यूसा क्लैन को करना था और वो ऐसा करने में सफल रहे। अपने प्लान्स को इस तरीके से खराब होते हुए देख ज्वालिंग रॉयल फैमिली बर्निंग इंसेंस पवेलियन के खिलाफ युद्ध छेड़ने की बात करती है। लेकिन तब 9 सुपर सेक्स ने बीच बचाव किया था। भले ही तब उस वॉर को रोक दिया गया हो, लेकिन इसकी वजह से ज्वालिंग रॉयल फैमिली की हमारे खिलाफ नफरत बिल्कुल कम नहीं हुई है, बल्कि वो दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। मुझे लगता है जल्दी ऐसा मौका आएगा जब हमारे फैक्शंस को वॉर पे जाना होगा। एल्डर जू बताते हैं अगर बात करिए सोलोमन सेक की, तो ये तो मुझे भी नहीं पता कि वो ज्वालिंग रॉयल फैमिली का क्यों साथ दे रहे हैं, लेकिन एक बात तो बिल्कुल साफ है, इनके बीच में कई सीक्रेट डीलिंग्स चल रही हैं। इस बात को कंफर्म होती हुई देख जियान अपने सिर को हिलाता है। वो कहता है तो ज्वालिंग रॉयल फैमिली और सोलोमन सच में साथ में काम कर रहे हैं। जियान टॉपिक को चेंज करते हुए बोलते हैं ओल्ड जू, आपके घर में ये कैसे स्क्रोल्स हैं? जूला हंस के बोलते हैं हाँ, मुझे पता था कि तुम्हारा ध्यान सिर्फ मेरे ऊपर नहीं होगा। जब उनकी नजरें स्क्रोल्स के ऊपर से गुजरती है, जूलाओ की आंखों में फाइनली इमोशंस दिखाई देते हैं। वो कहते हैं भले स्क्रोल्स नॉर्मल फाइटिंग स्किल्स की तरह दिख रहे हो, लेकिन ये पूरी तरीके से अलग है। तुम्हारे चारों तरफ जो स्क्रोल्स फैले हुए हैं वो रेयर टाइप के बैटल फॉर्मेशन स्क्रोल्स हैं। अगर किसी के पास बैटल फॉर्मेशन की अच्छी जानकारी नहीं होती है तो वह इन स्क्रोल्स को समझ नहीं सकता है। इन्हें यूज करने की तो बात ही अलग है। वो जियान की तरफ देख के बोलते हैं तुम इन्हें खुद ट्राई करो, अपनी आंखें बंद करके इन्हें सेंस करने की कोशिश करो। जियान जो कि जूलाओ की ओर भरोसा करने लगा था, वो
बिना हेजिटेशन के आंखें बंद कर लेता है। आखिरकार ये फैंक्शन पवेलियन की टेरिटरी है और जुलाओ उसके बहुत ही रिस्पेक्टेड एल्डर है। एल्डर जू बताते हैं कि अपनी मेंटल पावर और स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ का इस्तेमाल मत करो, तुम्हें बस अपनी इंट्यूशन का इस्तेमाल करना है। तुम्हारी जहाँ पे इच्छा होती है वहाँ हाथ बढ़ाओ, ये स्क्रोल्स तुम्हें खुद गाइड करेंगे। कुछ सेकंड्स के बाद जियान अपने हाथ को उठाता है, उसका हाथ बढ़ाता है एक सिल्वरी स्क्रोल की तरफ। तेज तरह की हेवली फ्लेम्स को पोजेस करने की वजह से जियान के हाथ में एक यूनिक वार्म स्टैंड होती है। जिस मोमेंट में जियान के हाथ और स्क्रोल के बीच में कांटेक्ट होता है वो स्क्रोल एकदम ट्रेम्बल हुआ था। ऐसा लगता है वो जियान की एनर्जी से रेजोनेट हो रहा हो। फिर अगले ही पल में स्क्रोल में से कुछ शब्द हवा में उड़ते हुए जियान के हाथ से लिपटने लगते हैं। ये उसके शरीर में जाने लगे थे। जियान स्टार्टेड लो के बोलते ही क्या हो रहा है, लेकिन कोई खास डेंजर सेंस न करने की वजह से वो अपने आप को शांत रख पाता है। वो ये भी रियलाइज करता है कि कोई ऑर्डिनरी स्क्रोल नहीं है बल्कि फॉर्मेशन का कोर है। अगर फॉर्मेशन कोर की बात करी जाए तो ये किसी भी फॉर्मेशन का एसेंस होता है, मतलब उसकी सबसे जरूरी चीज जो भी फॉर्मेशन कोर को कंट्रोल कर पाता है, फॉर्मेशन उसकी बात मानती है। जियान पीछे मुड़ के एल्डर जू से पूछता है, एल्डर जू ये क्या हो रहा है? अभी जुलाओ की आंखों में भी लाइट फ्लेकर हो रही थी। वो कहते हैं सिल्वर कोर तुम्हें कैसा फील हुआ? जियान थोड़ा हेजिटेट करने के बाद बोलता है, ऐसा लगता है सिल्वर लाइट को इस स्क्रोल के अंदर एम्बेडेड कर दिया गया हो, लेकिन जब मैंने इसको अपने हाथ से छुआ तो एनर्जी मेरे शरीर के अंदर फ्लो कर रही है। ये सुन के एल्डर जू अपने सिर को हिला के बोलते हैं, नहीं, उसे तुम दोबारा सेंस करो। एल्डर जू के सुझाव को सुन के जियान एक बार फिर से अपनी आंखें बंद कर लेता है। बस इस बार उसका फोकस और भी डीप था। कुछ ही मोमेंट्स में उसे अपने निवान पैलेस के अंदर एक वाइटल एनर्जी महसूस होने लगती है। जियान कहता है आखिर ये चीज मेरे सी ऑफ कॉन्शियसनेस में मेरे बिना नोटिस करे कैसे गई? उसकी मोटर स्टेट की सोल के होने के बाद जियान की सेंसेस इतनी शार्प हो चुकी होती है कि वो छोटे छोटे बदलाव को भी समझ सकता है। एल्डर जू बताते हैं सिल्वर फॉर्मेशन कोर इस फॉर्मेशन स्क्रोल को कंट्रोल कर पाएगा। बेसिकली जियान ने जिस सिल्वरी स्क्रोल को टच किया होता यहाँ उसकी बात हो रही थी। वो कहते हैं अभी सिल्वर स्क्रोल ने खुद को तुम्हारी ओरिजिनल इंस्क्रिप्शन से बांध लिया है, जिसे तुम इसे डायरेक्टली कंट्रोल कर पाओगे। आई नो तुम्हारे दिमाग में चीजें कम घुसी होंगी, लेकिन जियान की आंखें एकदम लाइट बल्ब की तरह हो गई थी। वो अब समझ पाता है कि उसने इस दो फॉर्मेशन मास्टर प्रोफेशन में बस एक कदम रखा है। उसे एक रियल दो फॉर्मेशन मास्टर बनने के लिए इसकी और भी मिस्ट्रीज को समझना होगा। वो ये भी समझता है कि स्क्रोल्स कोई ऑर्डिनरी आर्टिफैक्ट्स नहीं होते, बल्कि इनके अंदर खतरनाक पावर छिपी होती है। अगर इनका अच्छे से इस्तेमाल किया जाए तो ये जंग के रुख को बदल सकते हैं। एल्डर जू बताते हैं वो कोर फॉर्मेशन का हार्ट है। इसे कनेक्ट होने के बाद जैसे ही तुम ऑर्डर करोगे ये फॉर्मेशन एक्टिवेट हो जाएगी, लेकिन याद रखना इस फॉर्मेशन स्क्रोल को इस्तेमाल नहीं कर सकता है जो कि बैटल फॉर्मेशन मास्टर बनने की क्वालिफिकेशन न रखता हो। एल्डर जू के हर एक शब्द के साथ जियान की क्यूरियोसिटी और उनके लिए रिस्पेक्ट और भी बढ़ती जाती है। अब वो जुलाओ से बैटल फॉर्मेशंस के बारे में और भी नई चीजें सीखना चाहता था। साथ में जियान को एहसास होता है कि आखिर जुलाओ ने किस तरीके से इन बैटल फॉर्मेशंस पर रिलाई करते हुए ज्वेलिंग रॉयल फैमिली की फोर्सेस को रोक के रखा। ये दो फॉर्मेशन मास्टर की ट्रू स्ट्रेंथ होती है। वो बस अपनी फॉर्मेशंस को मैनिपुलेट करके पूरी आर्मीज को उसमें फंसा सकते हैं। और अब जियान भी इस रास्ते पे आगे बढ़ने वाला है। चलो तब तक हम जियान को मेंटली प्रिपेयर होने देते हैं। आप कमेंट्स में लिख के बताओ कि एपिसोड कैसा लगा है। दिवाली बिल्कुल पास में आ चुकी है, इसमें मुझे भी अपनी फैमिली की हेल्प करनी होगी। सो में भी हो सकता है कि हम 1-2 दिन का गैप ले लें। आप भी अपने माँ बाप का हाथ बटाओ। हम नेक्स्ट एपिसोड में बैटल फॉर्मेशंस की डिवीजन की क्लासिफिकेशन के बारे में जानने वाले हैं, मतलब बैटल फॉर्मेशन मास्टर्स को किन हिस्सों में बांटा गया है। और फिर हम जानेंगे मेंटल पावर की क्लासिफिकेशन। वेल हमारा ये सब जानना इसलिए जरूरी है क्योंकि फ्यूचर में जियान बैटल फॉर्मेशंस का बहुत इस्तेमाल करेगा। और जब वहाँ पे बात करी जाएगी इस लेवल की स्ट्रेंथ की बात हो रही है, आप समझ ही नहीं पाओगे कि यहाँ पे कौन सी भाषा का इस्तेमाल किया जा रहा है। इस वजह से चीजों को आपको अच्छे से समझना होगा। फिर जियान को मेंटल पावर को कल्टिवेट करने का एक तरीका मालूम पड़ेगा, अंग्रेजी में बोले तो मेथड। लास्ट की चीज को छोड़ते हम सरप्राइज के रूप में आई गेस 1-2 एपिसोड के बाद जियान की टोली ज्वेलिंग रॉयल फैमिली जाने वाली है और वो वाला आर्क भी काफी इंटेंस होने वाला है। और अगर आप ऐसे ऑसम एपिसोड्स को मिस नहीं करना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को ऑन करके रखो, जिससे रिलीज होते ही वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। आपको और जिनसे नेक्स्ट एपिसोड का वेट नहीं किया जाता वो ज्वाइन कर सकते हैं हमारे चैनल की मेंबरशिप को, जिससे अर्ली एक्सेस का फीचर आपके लिए अनलॉक हो सके और आप देख पाओ वीडियोस को रिलीज होने से पहले ही। ज्वाइन का ऑप्शन मिलेगा चैनल के होम पेज पे। इसी के साथ हम करते हैं वीडियो को यहीं पे फिनिश। अंटिल देन पीस आउट।